हम आ जाते हैं बैक टू वर्क, बाकी साथ साथ जो अब आते जाएंगे उनको हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, हम लोगों ने बेसिकली जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इतने स्पेशल क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। फिर हमने एक सिनेरियो देखा था, एक विदाउट एफएलएस और विद एफएलएस के साथ, और हमने डिस्कस किया था कि विदाउट एफएलएस जो होते हैं हमें तीन तरह की इश्यूज जो हैं वो बेयर करने पड़ते हैं। द फर्स्ट वन इशू इज दैट मॉनिटरिंग कॉस्ट होती है वो हाईली होती है, जो कि विदाउट एफएलएस जो है ना हम लोगों को बेयर करनी पड़ती है, या जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, उनको बेयर करनी पड़ती है। सेकंड हमने कहा था जो मेन इशू था वो था लिक्विडिटी का इशू था, कि आपको अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की है तो क्या होता है कि आप, सॉरी मैं आपकी बुक भी पकड़ लूँ साथ, अगर हमने लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की है आपने, वो बाज़ दफ़ा बुक नीचे से निकालो, नीचे से बुक निकाल दो, वो नीचे रखो उसके। आप क्या करते हो, आप जब इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना लॉन्ग टाइम, तो आप बाउंड हो जाते हो फॉर 5 ईयर्स के लिए। उससे क्या होता है कि अगर आपने इन शॉर्टर टाइम आपको इन फ्यूचर में पता चल रहा हो कि इस गोल्ड की प्राइसेस अप हो रही हैं या डाउन हो रही हैं, या स्पेशल स्टॉक जो आपने परचेज किया इसकी प्राइस में अप्स एंड डाउन आ रहा है, तो अपनी जो प्राइस है उसको सिक्योर कर सकते हैं। बट ड्यू टू लेक ऑफ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप उसको सिक्योर नहीं कर पाते। तो एक तो इशू था इसमें लिक्विडिटी का। फिर हमने कहा था प्राइस की सेम एज इट इज, जैसे लिक्विडिटी से इंटरलिंक था कि जब उस चीज़ से आप नहीं कर सकते तो सेम एज इट इज आपको इशू फेस करना पड़ता है प्राइस रिस्क के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था विद एफएलएस की। जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग कहते थे कि जब कुछ इंटरमीडिएट्स जो हैं इसमें शामिल हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो एक जो फेयर होता है, एक जो डर होता है ना इन्वेस्टर्स का या हाउस होल्ड का, वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो मॉनिटरिंग कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, बेशक हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ पे करना पड़ता है, बट क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम पे तो कर रहे होते हैं, बट एज कम्पेयर टू सेपरेटली जो हम फी पे करते हैं उनको मॉनिटरिंग कॉस्ट की, या लिक्विडिटी कॉस्ट हमें जो एक्स्ट्रा चार्ज करनी मिलती है, या हमारी जो प्राइस की जो वैल्यू है, शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है, उन चीज़ों से बचने के लिए इनकी जो इनको एक सेट अमाउंट दी जाती है वो कम होती है, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट ये होता है कि आप अपने रिस्क को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर ये अच्छे मिल जाएं आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशलिस्ट, अगर ये इंटरमीडिएट्स अच्छी मिल जाए, अच्छे ब्रोकर्स मिल जाएं जो आपको बेहतर इंफॉर्मेशन देते रहें वक्तन फवक्तन, तो क्या होता है कि आप अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों का सिनेरियो जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद हमने जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट के बारे में और ये सारी जो डेलीगेट मॉनिटरिंग के बारे में, ये सारा बुक जब पढ़ेंगे तो बुक के ऊपर आपको इंडेप्थ एग्जांपल्स के साथ मिलेगा। ओवरव्यू मैंने आपको सबका दे रही हूँ वक्तन फवक्तन, लेकिन एग्जांपल्स आप, फिर मैं अगेन कहूँगी, आप बुक से खुद पढ़ेंगे। बेशक एक आध क्लास आप मेरी ले लें, अगर आपको लगता है एग्जांपल्स पढ़ के समझ नहीं आई किसी चीज़ की, मैम एक क्लास एक्स्ट्रा कंडक्ट करें तो मैं कंडक्ट कर लूँगी। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मुझे अलाउ हो या ना हो, मैं एक एक्स्ट्रा कंडक्ट करके आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर दूँगी तुम पे, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे सही, बशर्त ये है आप पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आ गया जो आज हमने स्टार्ट करना है बेसिकली, जहाँ से वो हमने स्टार्ट करना है अदर स्पेशल सर्विसेज के बाद हमने आज डिस्कस करना है स्पेशलनेस एंड रेगुलेशंस, ठीक है। स्पेशलनेस एंड रेगुलेशंस। अच्छा, इससे पहले किसी को कोई इशू है तो डिस्कस कर लें बेशक मुझसे आप, क्योंकि इसकी समझ आपको तब आएगी जब प्रीवियस की आती होगी। जी, क्लास में कोई है किसी को समझ ना आई हो प्रीवियस की, ये कहीं कोई इशू हो? जी बच्चे, एनीवन? नो मैम। नो मैम, हाशिम नो मैम, बाकी अनिका, नो मैम। अब्दुल्ला? नो मैम। नो मैम। अब किसी ने लेक्चर ना लिया हो फिर? उसने ना लिया और फिर बच्चे उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। नहीं मैम, किसी वजह यूट्यूब से पे जान, यूट्यूब पे है लेक्चर। हाँ, यूट्यूब से बच्चे आप ले मैं सकते वहां से ले हैं, लूँ। किया गया ना। हाँ, पहले वो वाला लेक्चर ले आओ फिर ये सुन लेना आके। ओके। नहीं, अच्छा अभी जी। आप सुनो, अभी आप सुनो, ओके। एक दिन आ जाओ आप, और इंशाल्लाह चलो अभी क्लास के बाद आप वो भी सुन लेना, ठीक है। मैंने ओवरव्यू इसलिए दे मैं दिया। भी चलें, आज हम लोग बात करते हैं स्पेशलनेस एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस का मतलब है कुछ अगर आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेल हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये जो इंटरमीडिएट्स आपने एंटर की हैं, डायग्राम में आ जाओ वापस ज़रा आप लोग, एक मिनट ठहरो, मैं वापस आ जाती हूँ उस डायग्राम की तरफ।
ये जो डायग्राम्स हैं, इसमें जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स और एसेट ट्रांसफॉर्मर जो ये नज़र आ रहे हैं, अगर ये फेल हो जाते हैं वर्क करने में, तो एक सिनेरियो तो हमारा बनता है कि अगर ये फेल हो गए हैं तो इट मीन्स हाउस होल्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेविंग्स डूब गई है। ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि जो हमारी कॉर्पोरेशंस हैं इनको कोई भी लोन नहीं देगा, बाउंड कर दिया जाएगा कि इनको लोन ना दिया जाए, ये डिफॉल्टर हो चुकी हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि जब कभी जो हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्सिडरीज हैं, ये हमारे स्पेशल इंस्टीट्यूशन स्पेशल्स हैं, उनका क्या काम होता है, जो ब्रोकर्स हैं ये एसेट ट्रांसफॉर्मर है, when they are failure in their working, so we can say that the household and the investors are also failure. You can say that defaulter हो जाते हैं। solvency ratio के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। बैंकरप्ट नहीं होते हैं कि बैंकरप्ट बाद में होते हैं? बैंक करप्ट हम लोग करते हैं, बैंक करप्सी की जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं बैंक से नहीं करते हैं। बैंक के एग्जांपल्स मैं आपको भी दूंगी फर्दर, उसमें मैं आपको बैंक करप्सी का भी डिटेल में बताती हूँ। ठीक है। बैंक करप्सी के सेंस में भी आ सकता है, गुड पॉइंट है आपका। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप याद रखिएगा कि अंडरस्टूड बात है कि आपकी क्लास में अगर 2 पर्सन हैं, ठीक है, कोई भी 2 पर्सन, हाशिम ले लो, अब्दुल्ला ले लो, एक इंटरमीडिएट आपके पास अगर हो जाता है, वो आप ले लो, हसीब ले लो। ठीक है। आप 3 अगर पर्सन हो, तो जो हसीब अगर है वो हाशिम से कहता है कि आप 5000 मुझे दें, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ यू आपकी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद वो आपको बताता है कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ को परचेज कर लें या इस चीज़ को सेल कर दें। तो क्या होगा कि वो जो एट दैट टाइम ये होगा कि अगर हसीब बेशक अपनी परसेप्शन या टेक्निकल एनालिसिस से काम करता आ रहा है, लेकिन कहीं पे आके ऐसा हो जाएगा कि जो अब्दुल्ला होगा वो डिफॉल्ट हो जाएगा किसी भी रीजन की वजह से। ये जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है वो इतने टेक्निकल एनालिसिस के तरीके से अच्छी नहीं की। ठीक है। तो क्या होगा, ब्रोकर का जो काम है वो सेटिस्फाइड करना होता है इन्वेस्टर्स को, रसीद का काम है सेटिस्फाइड करना हाशिम को कि आपकी सिक्योर है अमाउंट। लेकिन उसने फिर आगे उसने सिक्योरिटी लेनी होती है कहाँ से, बैंक से, कंपनी से, कॉर्पोरेशन से, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, या किसी स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो अगर ये हो कि कॉर्पोरेशन डिफॉल्ट कर जाए, तो ऑब्वियसली बात है हमारे ब्रोकर फेलियर हो जाएंगे अपनी उसमें वर्किंग में, और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट होगा कि जो उनकी सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है। तो अब हमने उसके लिए, इस काम के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब फेल हो जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कुछ रेगुलेशन सेट किए हैं, कुछ जाब्ते, कुछ कवानीन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं, वो क्या है और उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है। चले हम लोग आगे मूव करते हैं। अच्छा, स्पेशलनेस एंड रेगुलेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैम इससे ऊपर वाली स्लाइड जरा ओपन कीजिएगा। अदर स्पेशल सर्विसेज। मैम ये तो हमने कल वाले पढ़ा था ना। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, आज हमने जो नीचे से आज शुरू मैं करना है। हाँ, आज मैं जो रेगुलेशन स्टार्ट करने लगी थी ना, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्राउंड बनाने की कोशिश करी थी। लास्ट जो लेक्चर्स हमने वो एक पिक्चर शेयर की थी ना आपके साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकरेज की जो इंटरफेरेंस थी, उसके साथ इंटरलिंक के मैं अब आगे आपकी तरफ आ रही हूँ, इसके आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है। ओके मैम, हाँ, आप ओके 10 से ओके 15 मिनट मुझे अब दे देंगे, मैं अगर एक दफ़ा गो थ्रू कर दूँ एक दफ़ा सारे को, उसके बाद 10 मिनट एंड में आपके होंगे, फिर आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा। ठीक है। ओके, स्पेशलनेस एंड ओके मैम। रेगुलेशंस का मतलब है कि अगर वो उनमें वो समझते हैं कि वो फेल हो चुके हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंटरमीडिएट्स हैं या ब्रोकर्स हैं वो फेल हो चुके हैं, तो फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव इंटरनलिज्म, आपको एक टर्म नज़र यहाँ पे आ रही होगी, इसका मतलब है इसको मैं अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ, एक्शन आपकी बुक में भी राइट डाउन होगा, एक्शन बाय एन इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब ब्रोकर और ट्रांसफर्म जो हमने डायग्राम में देखे थे। इम्पोजिंग कॉस्ट, कॉस्ट इम्पोज करते हैं किसके ऊपर, कॉर्पोरेशंस के ऊपर, ऑन अदर इकोनॉमिक एजेंट, जो अदर इकोनॉमिक एजेंट हमारा कॉर्पोरेशन है ना उसके ऊपर जो इम्पोज कर रहे हैं। मीन्स टू से अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डालेंगे कॉर्पोरेशन के ऊपर, हमें फुलफिल करके दें। भाई मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने क्लेम लिया था, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द अमाउंट ओरिजिनल। अगर मैं उसको एक्स्ट्रा पे नहीं भी कर पा रहा, तो अप टू सम एक्सटेंट जो उनकी रेंज थी, जो अमाउंट थी 5000, वो तो पे करूँ। ठीक है। तो नेगेटिव एक्सटर्नल जब आ जाती हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जब वो फेल हो जाता है तो किस किस्म की रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, वो 5 से 6 किस्म के रेगुलेशंस हैं जो आपकी बुक में इन डेप्थ
एक्सप्लेन किए गए हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में मजीद एलेबोरेट कर दूं, ताकि जब आप बुक पढ़ो तो आप कहो कि ये मैम ने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये चीज़ें हमें बताई हुई हैं पहले, ठीक है। अच्छा, उसमें था स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कुछ खास किस्म के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बैंक वाली साइड पे मैं आना चाह रही हूँ। Negative externalisms affecting firms and household when someone goes wrong in the financial institution sector of the economy make a cause of regulations। जब खास किस्म की कुछ आपकी रॉन्गनेस हो रही होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेक्टर्स में, तो कुछ खास किस्म के रेगुलेशंस बनाने की जरूरत पेश आती है, ताकि मैक्सिमम जो क्लेम जो आपने लिया हुआ है ऑन ओवरहेड उससे सिक्योर हुआ जा सके। एग्जाम्पल है बैंक फेलियर। एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा। बैंक फेलियर में डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड सेविंग्स। बैंक अगर फेल हो जाता है तो वो हाउस होल्ड की जो सेविंग्स है उसको वो मतलब खत्म हो जाती हैं, तबाह कर देता है उसको। एंड एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्ट द फर्म एक्सेस टू क्रेडिट, और रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि ये जो फर्म है ये डिफॉल्टर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोकर ने इन्वेस्टर से 50,000 रुपीज लेके दे दिए कॉर्पोरेशन को, उसको इक्विटी और शेयर होल्डर्स दे दिए, कंपनी डिफॉल्ट हो गई, लॉस किसका हुआ? ब्रोकर का हुआ, या लॉस हुआ इन्वेस्टर्स का? ब्रोकर का हुआ। ब्रोकर का हुआ जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हो गई, तो उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उन्होंने 50,000 तक तो देना ही देना है उनको, ठीक है, जिस तरह से भी वो पॉसिबल, जिस तरह से भी वो पूरा कर सके। एक सिनेरियो मैंने सेट किया था आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें हो जाती है ब्रोकर की लिमिटेड लायबिलिटी कि जितनी उन्होंने अमाउंट ली है उस अमाउंट तक वो लाइबल है कि टू पे द डेट, ठीक है, टू द हाउस होल्ड, टू द इन्वेस्टर्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ आप लोग डिस्कस करें कि एक और एग्जांपल है रेगुलेशंस प्रोहिबिट, ठीक है। जो रेगुलेशन है वो मना करती है कमर्शियल बैंक को फ्रॉम मेकिंग लोन्स टू इंडिविजुअल बोरोवर्स that exceed more than 10% of the equity capital, even through the loans may have positive net present value to the bank। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपकी बुक में इन थॉरली एग्जांपल्स बयान की गई है, मैंने इसको 2 या 3 लाइनों में समराइज किया है। इसका मतलब ये है कि एक तो इसकी रेगुलेशन ये बनाया गया है कि पूरी की पूरी जो अमाउंट है, ये नेक्स्ट एग्जांपल में आपकी आती है, इंस्टीट्यूशन में आपको दोबारा आती है, कि आपने जो पूरी की पूरी अमाउंट कलेक्ट की है, जो ब्रोकर्स ने पूरी की पूरी अमाउंट कलेक्ट की है, क्या वो कि पूरी की पूरी अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देगी? फॉर एग्जांपल उसने 50,000 लिया, तो वो 50,000 एक ही कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट कर देगी? नहीं। उसके लिए एक तो रेगुलेशन ये है कि उसकी 50,000 का 10% किसी एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, और बाकी जो 40% है वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करें, ताकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे सेव रहा जा सके, ठीक है, ताकि जो रिस्क उनको रिस्क फैक्टर है वो उसको सिक्योर किया जा सके। एक मिनट चेक कर लूं। Important feature of regulatory policy protect ultimate sources and user of saving। यूजर की जो सेविंग है उसको सेव किया जा सके, ठीक है। किससे? अनफेयर प्रैक्टिसेस से। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब है डिस्क्रिमिनैलिटी इन एक्शन। डिस्क्रिमिनैलिटी का मतलब है डिस्क्रिमिनेट एक्शंस। आप कहें कि 50,000 उससे है, ये पर्सन 50,000 है, एक का हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ये 1 लाख की, तो जो 1 लाख की है वो बंदा जरा एक्टिव सा है, जरा फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की जाए, हमारे उससे इन फ्यूचर बेनिफिट्स में निकल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेट कलर की बेस पे कर लिया जाए, या एज की बेस पे कर लिया जाए, या कास्ट की बेस पे कर लिया जाए। तो ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है ना, इनसे बचने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। प्राइमरी जो रोल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो पहली रेगुलेशन सेट की है उन्होंने, वो है सेफ्टी एंड साउंडनेस रेगुलेशंस, ठीक है। इंश्योर साउंडनेस ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, कि ओवरऑल जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक एंड एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, पहला जो है। उसके बारे में हम लोग अब स्टडी करते हैं। सेफ्टी एंड साउंडनेस रेगुलेशंस में क्या चीज़ है? रेगुलेशंस टू इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अगर आप सेव एंड साउंड जो है वो वर्किंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो रूल, जो 10% एग्जांपल्स मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि 10% इक्विटी एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करें, बाकी जो 40% है वो डिफरेंट में करें। डिफरेंट में 10% कर लें, 20% रेशो के हिसाब से कर लें, बट एक में ना करें। एक तो सेव एंड साउंड जो रेगुलेशन है वो ये वाला है, नो मोर देन 10% ऑफ इक्विटी टू सिंगल बोरोवर। बात आ गई वो वाली मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में 2 चीजें यहाँ पे मेंशन है, TARP एंड कैपिटल परचेज प्रोग्राम। TARP यहाँ पे क्या है? TARP आपकी बुक में इन डेप्थ एक एग्जांपल्स दी हुई है, उसमें है
ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम, ठीक है। TARP का मतलब है ट्रबल एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम, और कैपिटल परचेज प्रोग्राम को CPP भी कहते हैं हम लोग। अब ये है क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। ये दो किस्म के इन्होंने एक रूल्स बनाए हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि वो बिल्ट अप कर सकें, टू बिल्ड द कैपिटल टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ फाइनेंसिंग टू US बिजनेसेस एंड कंज्यूमर एंड टू सपोर्ट द US इकोनॉमी, ठीक है। इसका ये जो दोनों प्रोग्राम बनाए गए थे, ये 2008 और 2009 में बनाए गए थे, और ये बनाए गए थे US की तरफ से, कि जो इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। कि इसको ओवरकम करने का पर्पस यही था कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो फॉरेनर हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हैं, चाहे वो होम डोमेस्टिक हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जा सके और बिल्ड किया जा सके कि किस तरह से कैपिटल को जो फ्लो है ना उसको इंक्रीज कर सकते हैं हम। कैपिटल का फ्लो इंक्रीज तब होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की तो हमने कहा था लो फ्लो ऑफ कैपिटल। तो जैसे ही इस चीज लो फ्लो ऑफ कैपिटल तब होगा कि जब अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही होंगी। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचने के लिए ये US ने दो इंस्टीट्यूट जो हैं ये 2008 और 9 में बिल्ड किए थे। इनका पर्पस था टू बिल्ड कैपिटल टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है, इन बिजनेस एंड कंज्यूमर एंड टू सपोर्ट द efficient sufficient capital to withstand large losses during the financial crisis। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं उससे, ताकि वो सिक्योर रह सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी तरफ? जी हो रही है मैम। जी मिस हो रही यस है। मैम। उसके बाद इसी चीज में जो फर्स्ट हम पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं, अभी ये फर्स्ट पॉइंट में ही आएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, सेफ्टी एंड साउंडनेस रेगुलेशन, ये भी उसी की फर्दर जो डिटेल है वो चल रही है। उसके बाद होता है गारंटी फंड, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड। ये कुछ ये भी इंस्टीट्यूट हैं दोनों, और इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है कि वो जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, उनको बेसिकली इनका पर्पस होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए, to meet insolvency ratio to small claim holder in the life and property casualty insurance industries। इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे जब एक जो कॉरपोरेशन है वो इंस्टॉलमेंट हो जाती है, तो किस तरह से जो मिनिमम अमाउंट है ब्रोकर की या एजेंट की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उसको रिकवर करवाया जा सकता है। ब्रोकर की, इंस्टीट्यूशंस की जब मिनिमम अमाउंट रिकवर करवाने का मतलब है कि मिनिमम अमाउंट रिकवर करवाना किसकी, हाउस होल्ड की, ठीक है। तो ये भी दो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगेन इनको बिल्ड किया है US ने 2008 और 9 में। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड सोलवेंसी, सोलवेंसी रेशो से निकला है ये वर्ड, सर्विलेंस। अच्छा, ये भी दो मजीद इदारे बनाए गए हैं, ठीक है, FDIC एंड FDIF। अब FDIC एंड DIF ये क्या है, ये आप अपनी बुक से थॉरोली पढ़ेंगे और फिर मुझे बताएंगे। ये भी दो चैप्टर्स है, इनका काम भी क्या होता है, मॉनिटर करना और रेगुलेट करना पार्टिसिपेंट को, ठीक है। DIF में, DIF अगेन डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड के अंदर, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड के अंदर जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको क्या करना, उसको मॉनिटर करना। रेगुलेशन इज नॉट कॉस्टलेस। जो आप रेगुलेशंस कर रहे होते हैं या जो आप कवानीन या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे होते हैं, ये कभी भी कॉस्टलेस नहीं होते, ठीक है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स या मॉनिटरिंग पॉलिसीज आप बना रहे होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स से पीछे टेक्निकल एनालिसिस पर्संस बैठे होते हैं, दे हैव चार्ज सम अमाउंट अबाउट देयर सर्विसेज, ठीक है, इंगेज देयर सर्विसेज। तो नेट रेगुलेटरी बर्डन हम फिर कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ रेगुलेशंस, जो आप प्राइवेट आप चार्ज किसी बाहर से किसी एक्सटर्नल को चार्ज करें प्राइवेटली और उनसे कहें कि आप मॉनिटरिंग करें, तो उसकी जो चार्ज होती है, कवानीन बनाओ, हमें कवानीन बताओ हम किस तरह से मैनेज करें। एक होते हैं FBI या कोई भी जो एक इंस्टीट्यूशन जिस तरह से ये बनाए गए हैं, DIF एंड SIPC, इनके अकॉर्डिंग या जो आप जिसकी स्पेशलनेस की बात कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनकी तरफ से, अगर तो आप उनकी तरफ से करते हैं तो वो तो एक सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे जिसकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन जब आप प्राइवेटली करते हैं तो उन दोनों के अंदर क्या आ जाता है, उन दोनों के अंदर एक फ्लक्चुएशन सी आ जाती है। तो जब फ्लक्चुएशंस आती है तो एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है नेट रेगुलेटरी बर्डन।
तो नेट रेगुलेटरी बर्डन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ रेगुलेशंस एंड द प्राइवेट बेनिफिट्स, प्राइवेट जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर द प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आपको वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो आपको सर्विसेज पे करनी पड़ती हैं, तो उस तरह का भी आपको फिर एक किस्म का बर्डन ही फेस करना पड़ता है। एग्जांपल मैं इसकी देती हूँ कि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, मैम ये आप बुक से रीडिंग कर रही हैं डेफिनेशंस जो भी ये कर रही हैं एग्जांपल्स वगैरह? मैं आप कोशिश कर रही हूँ एग्जांपल्स में कोशिश कर रही हूँ आपकी बुक से करूँ, बाकी डेफिनेशंस में आपकी बुक पे आपकी लेंथी काफ़ी है, उसको मैंने समराइज किया हुआ है, तो उसकी भी मैं आपसे स्नैपशॉट पिक की फॉर्म में अभी शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है? बुक से आप पढ़ेंगे आपको ओके आइडिया मैम। लगेगा, ठीक है? बुक्स पे आपकी काफ़ी लेंथी लिखी हुई है, मैंने 2-3 बुक्स कंसर्न की और फिर एक ही आपके एक नोट्स बना दिए चैप्टर के, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर भी कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा, रेगुलेशन इज नॉट कॉस्टलेस। नेट रेगुलेटरी बर्डन का मतलब है, एक तो होती है नेट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुद हायर करते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए से। आप जो हाउस होल्ड है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो क्या करता है, एक्सटर्नल प्राइवेटली कोई जो रेगुलेशन है वो हायर कर लेता है, उसके मुताबिक वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो नेट बर्डन है ना रेगुलेशंस का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे होते हैं और एक वो वाले कर रहे होते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ सोर्सेज हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप डाटा कंफर्म कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन और रेगुलेशंस। अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट्स की है और आपको इन्वेस्टमेंट्स में इशू हुआ है, आपने किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे किया है और आपको लगता है जो पीछे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं और आपसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप कुछ रेगुलेशंस की तरफ जाना चाह रही हैं, तो ये सोर्स है जो पीछे हमने 3-4 टर्म्स पढ़ी, जो इदारे पढ़े, उनका लिंक्स क्या है, ये वो लिंक्स है, यहाँ पे जाके आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी बुक में नहीं था, बट ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, इन फ्यूचर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए आसानी, आपको पता हो कि कौन सी वेबसाइट क्या है। सेकंड जो पॉइंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशंस, ठीक है? कि मनी की सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ की है, आपने कॉर्पोरेशंस को दी है, ब्रोकर इस पे भी नजर रखे कि जो कॉर्पोरेशन है उसने वो मनी को किस तरह से यूज की है, किस डिपार्टमेंट में कितनी दी है, ठीक है? किसको कितना फायदा हुआ। इसमें 2 टर्म यूज होंगी, आपकी बुक में भी होंगी मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशंस में, एक है आउटसाइड मनी, एक है इनसाइड मनी, आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट में जो पॉइंट है उसमें है फेडरल रिजर्व डायरेक्टली कंट्रोल आउटसाइड मनी। फेडरल रिजर्व, जो फेडरल रिजर्व एक इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करता है आउटसाइड मनी। आउटसाइड मनी का मतलब क्या है? द पार्ट ऑफ द मनी सप्लाइड डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक सच एज नोट्स एंड कॉइन, ठीक है? जो गवर्नमेंट के होल्ड में होती है, जैसे कि कॉइन और नोट्स वगैरह, ठीक है? बल्क ऑफ मनी सप्लाई इन इनसाइड मनी डिपॉजिट, जो आप डिपॉजिट करवाते हैं। द पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई प्रोड्यूस बाय द प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है? तो जो भी आप लोग आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक को आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपकी प्राइवेट मनी होगी, तो वो इनसाइड मनी में कंसीडर्ड होगी। रिजर्व रिक्वायरमेंट फैसिलिटेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जब आप रिजर्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि पैसे का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। जैसे आप ज़कात देते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है कि एक हैंड से मनी निकल के दूसरे हैंड में जाए, ठीक है? तो यही काम जो होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशंस का होता है। तो एक जो रेगुलेशन सेट किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जो फर्स्ट वन था वो था आपका साउंडनेस का था, ठीक है? सेफ्टी एंड साउंडनेस का था। सेकंड जो रेगुलेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेशन का है। थर्ड वन की तरफ अगर हम लोग जाएं तो क्रेडिट एलोकेशन रेगुलेशंस। क्रेडिट एलोकेशन रेगुलेशंस की, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जब एक कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है वो डिफॉल्ट हो गई है, जब वो कंपनी ही डिफॉल्ट हो गई है, वो कॉर्पोरेशन ही डिफॉल्ट हो गई है, तो उसको फिर क्रेडिट कौन देगा? डिफॉल्ट हो गई है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? उसके लिए रूल यही है कि आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें ही नहीं, आप वो सेट रूल 10% इक्विटी वाला अडेप्ट करें कि आपने एक कंपनी में 10% इन्वेस्ट करना है, बाकी 40% डिफरेंट सेक्टर्स में करना है डाइवर्सिफाई करके, ठीक है? स्पोर्ट्स सोशली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स सच एज हाउसिंग एंड फार्मिंग, तो ज्यादातर जो क्रेडिट एलोकेट करें वो उन सेक्टर्स में करें जो ज्यादा बेनिफिशियल हो। अब फॉर एग्जाम्पल 50,000 हमने जमा कराया ब्रोकर को, ब्रोकर ने फर्म को दिया, फर्म का काम है कि वो देखे कि मनी सर्कुलेशन किस तरफ हो रही है उसकी। सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा मनी सर्कुलेशन में, मनी मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन में,
उसने जब ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली, ब्रोकर ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली, उसके बाद उसका काम था कि वो देखे कि वो जो बैंक है वो अपना जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है किस प्रोस्पेक्ट में कर रही है, किस डिपार्टमेंट में कर रही है। तो जो ज़्यादा बेनिफिशियल है वो यही है कि उन वहाँ पे वो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें कि या अपने जो हाउस होल्ड है उनको मशवरा दे कि उन कंपनीज में करे या मुझे मुझे दे और मैं उन कंपनीज में आगे करूं कि जिसका ज़्यादा जो इंटरेस्ट है क्रेडिट वाली साइड पे, क्रेडिट लेंडिंग वाली साइड पे, वो हाउसिंग एंड फार्मिंग वाली साइड पे है। ठीक है। उसके बाद है क्वालिफाइड थर्ड लेंडर टेस्ट। तो ये क्या काम करते हैं, कहते हैं कि ये जो रेगुलेशंस है ना, दीज रेगुलेशंस में रिक्वायर्ड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस to hold a minimum amount of assets in one particular sector of the economy or to set maximum interest rate prices of fee to subsidize this sector. ठीक है। For example, asset restrictions include the qualified theft lender. ठीक है। अब qualified theft lender की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइड थेफ्ट लेंडर का मतलब है कि यहाँ पे आप उनको क्रेडिट इशू मत करें जिनके बारे में आपको पता है कि लेंडर का मतलब है आपने इन्वेस्ट करना किसी खास स्पेसिफिक सेक्टर में। तो जैसे ऊपर जिक्र कर दिया गया हाउसिंग एंड फार्मिंग का, तो अगर क्वालिफाइड को आप कर देंगे जिसको तो बड़ी ट्रिक्स पता है, तो फिर तो जो है आप अपनी यही समझें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैम 30 मिनट हो गए हैं। किसके कितने हो गए? 30 मिनट हो गए हैं, 31। 5 मिनट मुझे बच्चे और दे दो, फिर हम आपकी तरफ में आती हैं। ठीक है, इसको बस में कंप्लीट कर लूँ। आपका सिलेबस काफ़ी ओके। ज़्यादा है इसका, और आपके लेक्चर्स भी कम है मेरे पास। तो 65% ऑफ द एसेट इज रेजिडेंशियल मॉर्गेज। तो जब इस तरह की कोई बात हो तो आप जब भी क्रेडिट इशू करने लगे तो आप अक्सर देखा होगा बैंक्स में उसके अगेंस्ट आपसे कुछ सिक्योरिटी चार्ज की जाती है। ठीक है। जब आपको 5 लाख का चाहिए लोन चाहिए तो उसके अगेंस्ट 3 लाख या 4,50,000 की आपको मिनिमम मार्जिन के साथ आपको क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक परसेंटेज आपकी बुक में बताई गई थी 65% ना, वो पीछे बैक पे रखनी रखनी पड़ती है। उसके बाद एक लॉ है, एक रेगुलेशन सेट किया गया है कि जो इससे वॉयलेट करेगा उसके साथ क्या जो है वो उसकी क्या पनिशमेंट है उसके मुतालिक है। इस लॉ के मुताबिक ये है कि लॉ सेट इन मैनी स्टेट्स ऑन द मैक्सिमम रेट्स दैट कैन बी चार्ज ऑन मॉर्गेज। ठीक है। कि एक सेट रूल है कि मॉर्गेज के ऊपर एक स्पेसिफिक जो है ना जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या आप सिक्योरिटी देते हैं तो खास किस्म का एक अप टू सम एक्सटेंट लिमिट का मॉर्गेज चार्ज किया जाएगा। अगर इसे ऊपर किया जाता है, ठीक है, तो आप क्या करें हैं, आपको उसके अगेंस्ट एक पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। तो जब इस तरह के रेगुलेशन सेट कर दिए जाते हैं तो ऑब्वियसली जो बैंक्स होती हैं, कॉर्पोरेशन होती हैं, इस चीज़ से बचने के लिए, अपनी रेपुटेशन से बचने के लिए इन चीज़ों से अवॉइड करती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आ जाए पहले आप लोग सारे, इस 16 तक कोई इशू है तो पहले मुझसे पूछ लें, उसके बाद हम आगे जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे इसके लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर जो है ना करना पड़ेगा आपके लिए। मैम जब तक ये हम बुक से नहीं पढ़ेंगे ना, सच बताऊं तो समझ नहीं आएगी ऐसे। मैं वही तो बच्चे आपसे कह रही हूँ, आप लोग बुक परचेज कर लें। मैम आपने कोड यूज किया है पीछे एक स्लाइड में स्क्रूटनी के नाम से। किसके नाम से? स्क्रूटनी था शायद, किधर गया? इससे भी पहले शायद, और पहले हाँ जी, आगे है इसमें मैम, इससे पहले। स्लाइड बताओ बच्चे मुझे। मैम मेरे ख्याल से 11 है, स्लाइड नंबर 11 है। 11 जी। फिर भी नहीं। जी जी पूछो, अब्दुल्ला बात कर रहे हो? यस मैम। जी अब्दुल्ला चलो पूछो। कोई बात नहीं यार, मैं बता दूंगा आपको। नहीं नहीं पूछो पूछो, उसको पूछने दो, क्लास में भी टाइमिंग है, तो मैंने आप लोगों की वजह से रोक दिया। मैम वो वर्ड था स्क्रूटनी था, अब मुझे स्लाइड याद नहीं आ रही। मैंने ये वर्ड बच्चे, मैंने तो वर्ड रेगुलेशनरी टॉपिक था। सिक्योरिटीज का वर्ड यूज किया होगा मैंने। मैम ये है वो मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, उसके नीचे जो 2 पॉइंट है, इंक्रीज रेगुलेटरी स्क्रूटनी फॉलोइंग क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स टू से, जब मैंने अभी बुक से भी आपको भी आपके साथ जो नोट शेयर किए हैं साथ मैंने आपको बोल के ही बताया है कि इनका पर्पस क्या होता है कि अगर क्राइसिस अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो इनका इनका मकसद होता है कि इनके लिए स्पेशल किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दें। ये एक इंस्टीट्यूट है, ये भी 2 इंस्टीट्यूट के नेम हैं जिनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट का नेम है, उसकी इन डेप्थ में मत जाओ। आप बुक से पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएंगे इंस्टीट्यूट की ये दोनों नेम है।
और इंस्टीट्यूट के जब नेम आप याद करने लगोगे तो एब्रीविएशन जैसे यूज़ मैंने किया ना, इस तरह से आप यूज़ करिएगा। इसका मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया आई थिंक। इंक्रीज ठीक है। रेगुलेट, हाँ फॉर, हाँ हाँ जी जी, ये कौन बोला है? ये मैं वही देख रही हूँ मुझे किसकी आवाज़ आई है। जी बच्चे पूछें और। जिया की आई थी मैम, जिया की। मैम जिया मलिक की आई थी। हाँ वेलकम बैक जिया मलिक, आपने शक्ल दिखाई है, अपनी आवाज़ सुना दी है हमें। जी बच्चे जल्दी बोलो, उसके बाद अगर मुझे मैम ये असीफ झूठ बोल रहा है। कौन बोल रहा है? असीफ झूठ बोल रहा है। अच्छा इसका एक हाल ये है कि मैं आपका ये लेक्चर, ये 30 मिनट्स का रिकॉर्ड करने के बाद, इसी लेक्चर के बाद एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी कल। ये जो फर्दर स्लाइड है उसमें मैं रिकॉर्डिंग करके अपडेट कर दूंगी आपकी, ठीक है? वो आपकी क्लास में इंक्लूड नहीं होगी, बट हमने अपना सिलेबस भी मैनेज करना है, सिलेबस भी ख़त्म करना है हमने अपना, और जो है मैक्सिमम कंटेंट भी आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका ये लेक्चर ऑलरेडी एक हुआ था। तो जैसे ही आपके ये लेक्चर्स ख़त्म होंगे उसके बाद हम लोग 2 लेक्चर्स जो हैं वो अरेंज कर लेंगे आपके, जैसे ग्रैंड लेक्चर्स के तौर पे हुए थे आपके लास्ट टाइम, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, ओके मैम। चैप्टर्स तो हैं, 1 या 2 चैप्टर्स के टेक्निकल हैं, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे। ठीक हो गया? पूछ लो यस बच्चे। मैम, अब लीव कर दें? हाँ अब हम लीव कर दें? 5 मिनट हैं, फिर आगे पढ़ लेते हैं अगर आपने मेरे से नहीं पूछना तो। आगे पढ़ लेते हैं आगे। मैम नाश्ता करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस में अगेन 2 इंस्टीट्यूट बनाए गए थे। अब रेगुलेशंस का मतलब है कुछ कवानीन सेट कर दिए गए हैं, ठीक है? अब इसमें फिर अगेन 2 इंस्टीट्यूट बना दिए गए थे, CRA और HMDA ना। तो इनका पर्पस भी क्या होता था? इनका पर्पस सिंपल टू सिंपल, यही एक एक वर्ड में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशंस इन लैंडिंग। तो डिस्क्रिमिनेशंस का वर्ड जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट, कंज्यूमर एक पर्सन एक आपके पास आया इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो बजाय इसके कि उसको सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस के ये इस एरिया से आया है या इस वजह से आया है, तो आप जो है उनको आप उन पे फोकस ना करें, या जो पर्सन हाउस होल्ड हैं, ये पैसे वाले हैं, उनको उन पे आप फोकस करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इफेक्ट ऑन नेट रेगुलेटरी बर्डन। नेट रेगुलेटरी बर्डन की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स बताई थी, एक डेफिनेशंस बताई थी। नेट रेगुलेटरी बर्डन का मतलब है, एक तो आपका ऑलरेडी बर्डन है सो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेयर कर रहा है, एक अदर बर्डन है जो आप अपने ऊपर खुद से जो है ना वो डाल रहे हैं। तो ये है कि आप प्राइवेटली किसी जो है आप उसको रेगुलेटरी पर्सन को हायर करते हैं कि वो बेहतर तौर पे मुझे बता सकता है मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बजाय इसके कि मैं एक स्पेसिफिक पर्सन पे रिलाई करूँ। ऐसे होता है ना कि जब आप किसी एक पर्सन को पैसे पकड़ाते हैं और वो मुसलसल बंदा, आप एक दफ़ा उसके पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं क्या प्रोग्रेस है, वो आपको कुछ कह के भेज देता है। सेकंड टाइम आप जाते हैं, आप इसी परसेप्शन से जाते हैं आपको मे भी कुछ प्रॉफिट हो जाए, आप जाते हैं फिर अगेन कहते हैं मार्केट डाउन है, फिर आप वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर अगेन 3 या 4 दफ़ा जाते हैं, फिफ्थ टाइम या सिक्स टाइम आपको क्या होता है, आपको एक एक ना क्रिटिकल पॉइंट है, उसे आप देखना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, मे बी ये पर्सन गलत कह रहा हो, मे बी इसके दिल में कुछ हो। तो आप क्या करते हैं, आप किसी अदर पर्सन से साथ मशवरा लेना शुरू कर देते हैं कि आप हमें अपनी टेक्निक से या अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस उससे बताएं कि वेदर ऐसा है या नहीं है, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है कि आप नेट रेगुलर इफेक्ट जो होता है इसका ऑटोमेटिकली जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस की हम बात करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारा होता है, नेट रेगुलेटरी बर्डन होता है ऑन द कस्टमर्स। तो इसमें भी 2 अदारे हैं जो बताए हुए हैं, एनालिस्ट क्वेश्चनिंग ऑन द नेट बेनिफिट्स, बट इसमें जो हमारे वो जो नेट बेनिफिट्स होता है जो एक्सटर्नल आप हायर करते हैं, वो जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो रेगुलेटर हायर होता है उससे वो क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, ठीक है? कितना बेनिफिट है, कितना बेनिफिट हुआ है इससे पहले, कितना हुआ था। तो जो एक हाउस होल्ड होता है उसको इतना आइडिया नहीं होता, बट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स वो क्या करता है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है? क्लियर है इस पॉइंट का? यस मैम, अब बस करें। 2 मिनट रह गए हैं, लास्ट स्लाइड्स कंप्लीट कर एक उसके बाद हम बस कर देंगे। एक रह गया, बस एक। अच्छा ये इसी को खत्म मैम कर, अटेंडेंस लगा लें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हाशिम आप ले लो स्नैपशॉट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ले लिया मैम। हाँ, अब इसमें पोटेंशियल एक्सटेंशंस ऑफ रेगुलेशंस कुछ खास किस्म के फिर इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस स्लाइड्स में, ये जो आपने रेगुलेशंस आगे पढ़नी है इन सब के अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूट के नेम है, आपने इनके जो 6 इंस्टीट्यूशंस के नेम याद कर लेने हैं, सेफ्टी एंड साउंडनेस रेगुलेशंस, थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू देना है,
इंस्टीट्यूट के नेम याद कर लेने हैं और एक एक एग्जाम्पल्स को ऐड करना है इनके अंदर, ठीक है। इन डेप्थ आपने नहीं जाना, जो एक्स्ट्रा हिस्ट्री बताई होगी बुक के अंदर आपने उसको स्टडी बल्कि कर लें स्टडी फॉर लर्निंग पर्पस, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको इग्नोर करना है, ठीक है। कंसेप्चुअली चलना है कि कंसेप्ट क्या है और इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है क्या, इसका पर्पस क्या है, बस, ठीक है। एग्जांपल्स एंड ओके मैम। बस यहाँ तक आज का लेक्चर आपका इतना ही था। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 19 से, और 19 से अगर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट ना कर सके, क्योंकि मेरा टारगेट था इस 2 क्लासेस में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बट क्वाइट लेंथी, बहुत लेंथी चैप्टर, जब आप बुक से पढ़ेंगे आपने भी कहना है कि हम बहुत जल्दी इतना कवर कर लिया है ना। तो अब ये है कि आप इस चीज़ को बुक ले लो अपनी, नेक्स्ट क्लास तक आप इसकी स्टडी कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्विज लूँ जितना मैंने पढ़ा दिया है तो आपको आता हो, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले मैं आपको क्विज फॉरवर्ड करूंगी सबको, और सबका क्विज डिफरेंट होगा एमसीक्यूज की फॉर्म में, और मैम सब ऐसा नहीं करेंगे, हमारी क्लास में सिर्फ 20 मिनट का गैप होता है, वो भी 50 मिनट पे एक क्लास खत्म होती है और 10 मिनट में अगली क्लास शुरू हो जाती है। जब हम क्विज मेरी कैसे क्लास सॉल्व आपकी करेंगे स्टार्ट फिर? होगी ना, जिस दिन मेरी क्लास होगी उससे क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले मैं कंफर्म कर लूंगी आपकी क्लास है या नहीं। आपको मैं एक ठीक है कोड मैम। सेंड आप करूंगी सारे बच्चों को, और 1 घंटे का टाइम होगा, क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले आप मुझे वो सबमिट करवा देंगे सारे बच्चे। ओके मैम। तो ये जहाँ जहाँ तक मैंने जितना 1 पढ़ा घंटा दिया पहले इसको जरा लेक्चर नहीं पूरा होगा? करते रहे, कंसेप्ट क्लियर करते रहे अपने। आप भाग जो सारे। अल्लाह हाफिज। मैम हमें पूछना था कि ये हम आउटलाइन के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं बुक? बच्चे आउटलाइन के हिसाब से भी हैं, आउटलाइन अभी आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे नहीं प्रोवाइड की गई, लेकिन जो उसके लिए बुक रिकमेंडेड थी उस बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि 2 चैप्टर आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका टोटली जो लिंक इसके साथ आ जाएगा, टोटली जो लिंक आपका इसके साथ आ जाता है वो आ जाता है आपकी कंटेंट के साथ। जब आप 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो 3rd चैप्टर आपका इंटरलिंक करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, वहां पे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका प्रोस्पेक्ट चेक करेंगे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। जी मिस। हाँ चलें, आज का के लिए इतना ही, इसको इसी तरह से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्विज सेंड कर दूंगी और उसके लिए आप प्रिपेयर होके आएंगे घर से सारे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।